तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पर देखिए, आपने कुछ इस तरह के डाउट्स भेजे थे या आपके कुछ इस तरह के डाउट्स मेरे पास आए थे। ये देखिए तो इस तरह के डाउट्स आपके जो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लॉग बेस पे है। अपने आप को बच्चों म्यूट कर लीजिएगा। बच्चों अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए। लॉग बेस में है 125 और फिर लिखा है 0.04। अगर आप उसको इवेल्युएट करना चाहते हैं तो लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं आपको वो लगानी है। अब जैसे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 0.04 को हम 0.2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बाकी लॉग की प्रॉपर्टीज जो आपको बताई थी कि अगर बेस की पावर होती है तो रेसिप्रोकल होकर के बाहर निकलती है, तो 3 जो होगा वो 1/3 होकर बाहर निकलेगा और 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही तो 2/3 बाहर हो जाएगा और लॉग 0.25 हो जाएगा। 0.2 का मतलब होता है 2/10। 2/10 का मतलब क्या हुआ, 1 बाय, मतलब आप समझ गए होंगे 2/10 का मतलब 1/5 होता है। 1/5 को आपने 5 की पावर -1 लिख दिया, तो इस तरह से आपके पास ये आंसर जो है -2/3 हो गया। क्योंकि log 5 टू द बेस 5 वो क्या होगा बच्चों, 1 होगा। ये तो log की प्रॉपर्टी होती है कि log 5 टू द बेस 5, ये आपको ऑलरेडी बताया गया है कि ये क्या होगा बच्चों, 1 होगा। 1। यस बेटा। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई आपका इसमें कोई बड़ा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसपे काफी ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूं। उसी तरीके से बच्चों ये थर्ड पार्ट भी आपने भेजा था कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो थर्ड पार्ट क्या है, लिखा है इसमें log बेस 49। अब 49 है तो उसको सबसे पहले आप 7 स्क्वायर लिख दो। उसके आगे क्या है, log 7 और 15 की होल पावर 1/4। ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 15 का मतलब हुआ कि वो 15 की पावर 1/4 है बच्चों। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है बच्चों। जितना आपको प्रॉपर्टीज पता है वही प्रॉपर्टीज मैंने भी आपको जितनी बताई है वही सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको लगा दी है इसमें, और लगाने के बाद log a माइनस log b का फॉर्म बन गया है। तो फॉर्म बनने के बाद इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 1/4 आ जाएगा। तो आप इसको एकदम तसल्ली से आप कर भी लेंगे क्योंकि आपको ये नोट्स मिल जाएंगे फिर। तो ऐसा कोई बहुत बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो आपको प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। उसके बाद बच्चों ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है log 4/9। इसमें भी कुछ नहीं है, 4 को लिख दो 2 स्क्वायर, 8 को लिख दो 2 क्यूब, √2 को लिख दो 2 की पावर हाफ, सब कुछ बाहर निकाल दो पावर वाली प्रॉपर्टी यूज करके। तो log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, log a बाई बी होता है log a माइनस log b। वो सारी प्रॉपर्टीज यूज कर लो। यूज करने के बाद इसका आंसर -2 आ जाएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको नोट्स मिल जाएंगे तो आप अपने आप से दोबारा इसको लगा लीजिएगा। उसके बाद ये सेकेंड पार्ट था किसी क्वेश्चन का, दिस इज log 0.5। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, आप ध्यान से देखो। ये जो है इनइक्वालिटी वाली log की प्रॉपर्टी है। तो ये लिखा है log 0.5 x स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू -2। अगर बच्चों आप इस क्वेश्चन को स्पेशली ध्यान से देखेंगे तो इसका जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। जब बच्चों बेस 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो उसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं होता है, बस इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है लॉग हटाते समय। ये मैंने आपको बताई भी थी प्रॉपर्टी। अब इसको अप्लाई करने से पहले आप RHS को भी लॉग के फॉर्म में लिखो। तो -2 को लॉग के फॉर्म में कैसे लिखोगे, ये देखो बच्चों आपकी स्क्रीन पे मैंने लिखा है -2 को लॉग के फॉर्म में। और लिखने से पहले आपको ये याद रखना होगा कि बेस दोनों तरफ सेम रखना है ताकि आपको लॉग हटाने में प्रॉब्लम ना आए। तो बच्चों ये क्या हो गया, अब ये फॉर्म बन गया log x लेस देन इक्वल टू log y। और बेस आपका 0 से 1 के बीच में है, अगर आप लॉग हटाएंगे तो क्या होगा बच्चों, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा क्योंकि बेस इसका 0 से 1 के बीच में लाई करता है। और -2 को बच्चों मैंने जिस तरह से लिखा वो आपको क्लियर हो ही गया होगा। उसके बाद बच्चों इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा, एक नॉर्मल सी इनइक्वालिटी बनकर के तैयार हो गई है। इस नॉर्मल सी इनइक्वालिटी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। काफी इजी सा काम है। तो बच्चों इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है x² -5 ग्रेटर और इक्वल टू 0, जिसको आप लिख सकते हैं x + √5 x - √5 ग्रेटर और इक्वल टू 0। और इसको वेवी कर्व पैटर्न से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x बिलोंग टू -∞ से -√5 यूनियन √5 से इन्फिनिटी। और बच्चों आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि लॉग की डोमेन भी डिफाइन होनी चाहिए।
क्योंकि लॉग की डोमेन मैंने बताई थी a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, b कभी 1 नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें आपको पता है पहले से। तो बच्चों यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये लॉग की डोमेन हो गई कि x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, यानी कि x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी बच्चों दोनों तरफ से जो x का इंटरवल आएगा उसमें से हमें कॉमन x निकालने होंगे। कॉमन x निकालने का मतलब ये होता है कि बच्चों हम उसका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो बच्चों आपको इंटरसेक्शन लेना काफी देर तक मैंने समझाया था। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 5 यूनियन रूट 5 से इन्फिनिटी, एक आपका आंसर ये है। और दूसरा आंसर है आपका x प्लस 1 x माइनस 1, ये दूसरा आंसर था आपका x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, जो लॉग की डोमेन से निकल करके आया था। तो अब आपको उस डोमेन में ही आंसर निकालना होगा। तो बच्चों उस डोमेन में जब आप आंसर निकालेंगे तो आपका कॉमन आंसर निकल के आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 5 यूनियन रूट 5 से इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं कॉमन आंसर आप सबको क्लियर हो गया होगा। कॉमन आंसर माइनस रूट 5 से पहले है और रूट 5 के आगे। तो यहाँ तक बच्चों आप देख लीजिए। पहले आपको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको बता सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार रुक जाता हूँ। तो लॉग की जो है ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको काफी देर तक समझाई थी कि अगर log x ग्रेटर देन log y होता है तो आप x ग्रेटर देन y लिख सकते हैं यदि बेस आपका ग्रेटर देन 1 है। और log x इज ग्रेटर देन log y अगर लिखा है और बेस अगर 0 से 1 के बीच का है तो आप log हटाते समय लिख देंगे x लेस देन y। तो ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी और इसको मैंने यूज किया यहाँ पर। और अभी भी आप देख लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको ये समझ में दोबारा मैं बता सकता हूँ। आप सॉल्यूशन अभी भी आराम से देख सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा बता सकता है। मैं दोबारा भी वेट कर रहा हूँ अभी भी। ओके बच्चों, तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और बच्चे का क्वेश्चन है, दिस इज log 0.5 x स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर और इक्वल टू -2। अगेन बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर रखा है कि ये फिर से बेस 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो आप -2 को राइट हैंड साइड में लिखने का तरीका आप देख लो किस तरह से मैंने लिखा है, क्योंकि बेस तो पहले से पता है 0.5 होगा। तो बेस को 0.5 रखते हुए आपने किस तरह से इसको लिखा है जरा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे एकदम साफ सुथरा दिख रहा है। ठीक है, अब आप क्या करिए, log x वही वाली प्रॉपर्टी जो बताई थी, log हटा दीजिए, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने के बाद आपका इनइक्वालिटी सॉल्व होकर के आंसर आएगा -1 to 4। और बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर log की डोमेन भी डिफाइन होनी चाहिए, यानी x स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वहां से भी आपका x का इंटरवल आएगा। अब बच्चों आप कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए एक बार x जो -1 से 4 आया है उसका, और एक बार x आया है माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी उसका, इन दोनों का बच्चों आप आपस में इंटरसेक्शन लेंगे और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन में बच्चों आपको क्लियर कट नजर आ रहा होगा कि इंटरसेक्शन में क्या आंसर निकल के आ रहा है। दिस इज द इंटरसेक्शन। ठीक है, -1 से 0 एक तो ये कॉमन रीजन है, और यूनियन 3 से 4 ये कॉमन रीजन है। तो बच्चों कॉमन रीजन आपको साफ साफ नजर आ रहा है, तो कॉमन रीजन में हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है इस तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको पिछली क्लासरूम में भी कराए थे पिछली बार। अभी भी आप चेक कर लो, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में अनकंफर्टेबल है, कम समझ में आते हैं, तो आप दोबारा भी पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद बच्चों अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन फंस रहा है तो आप ये वाला क्वेश्चन करने से पहले आप जो दूसरे क्वेश्चन दिए हैं पहले लॉग के पहले वो करिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइएगा। मैं इसका सॉल्यूशन तो आपको सेंड कर ही दूंगा, लेकिन ये लॉग वाले क्वेश्चंस जो भी बच्चे पूछ रहे हैं उससे पहले लॉग वाले काफी आसान से इंटीग्रल पार्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं। मेक श्योर आपसे पहले वो हो गए हो, तभी आप ये क्वेश्चंस समझ पाएंगे, तभी आप कर पाएंगे। और लॉग के क्वेश्चंस का जो इंटीग्रल पार्ट वाले होते हैं उसका मैं एक छोटा सा वीडियो भी आपको बना करके अभी सेंड कर दूंगा। मतलब वीडियो मेरा बन रहे हैं तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर आपको अभी भी इस वाले डाउट से पहले, मतलब ये जो आपका डाउट पूछा गया है, ये डाउट आपको समझ में तभी आ सकता है जब दूसरे भी लॉग आपके इंटीग्रल वाले आपको क्लियर हो। वो नहीं क्लियर है और आप डायरेक्टली ये पूछ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि आप इससे पहले वाले जो लॉग के इंटीग्रल पार्ट वाले क्वेश्चन है उनको जरूर देखें। बाकी ये सॉल्यूशन
तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको जो सॉल्यूशंस भेजूंगा, वीडियो सॉल्यूशन, अभी क्लास ओवर होने के बाद, ठीक उसके बाद आप ये सॉल्यूशन देखिएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरे को कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम कर रहे हो, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी होगी, तभी आपको फीलिंग्स थोड़ी अच्छी आएंगी क्वेश्चंस करने की, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, और अगर आपको इसका कंसेप्ट अभी तक नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी दो या दो से ज्यादा फंक्शंस ऐड हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, ध्यान दें सभी बच्चों, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इस तरह से अगर लिखा हुआ है, तो आपको अगर y की डोमेन निकालनी, तो y की डोमेन को निकालने के लिए पहले आप fx की डोमेन निकालेंगे, फिर gx की डोमेन निकालेंगे, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तभी y की डोमेन निकल करके आएगी। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, fx की डोमेन निकालते हैं, gx की डोमेन निकालते हैं, निकालने के बाद उनका यूनियन ले लेते हैं। यूनियन नहीं लेना होता बच्चों, इंटरसेक्शन लेना होता है, क्योंकि जो x fx को सेटिस्फाई करेगा वही सेम x उसी टाइम पे gx को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि fx को सेटिस्फाई कर रहा है, gx को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब gx अनडिफाइंड हो गया, तो अनडिफाइंड में कुछ भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अनडिफाइंड ही हो जाएगा। इसलिए आपको वो वाले x लेने होंगे जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, यानी कि आपको इंटरसेक्शन लेना होता है। तो इंटरसेक्शन यूनियन में भी कंफ्यूजन ना पैदा करिए, काफी आसान से समझ में आ जाता है कि दो फंक्शंस ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो फाइनली उनकी डोमेन निकालने के लिए हम पहले दोनों फंक्शंस की अलग अलग डोमेन निकालेंगे, फिर हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे। आई होप मेरी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी टाइप कंसेप्ट है, बिल्कुल टफ नहीं है। यस बेटा बताइए। बेटा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, आप माइक के पास आकर के बोलिए, तभी हम समझ पाएंगे आप क्या बोलना चाह रहे हैं। नहीं बेटा, आप, मेरे को आवाज नहीं आ रही है, आप बाद में थोड़ा सा टेक्स्ट करना या बाद में पूछ लेना, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो बच्चों आपके पास क्या है, आपके पास क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या सिखाया गया होगा कि जो अगर आप डोमेन निकाल लें तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और जो स्क्वायर रूट के अंदर दूसरा है वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो बच्चे ये दो बेसिक इनइक्वालिटीज हैं, इनको आप सॉल्व कर लीजिए। पहली वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू से इंफिनिटी आएगा। और उसमें ये बात जरूर याद रखिएगा कि न्यूमरेटर जीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि इसमें न्यूमरेटर जीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, इस बात पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा। इसलिए माइनस टू को एक्सक्लूड कर लीजिएगा। इसलिए आपके पहले वाले फंक्शन के सॉल्यूशन में माइनस टू पर एक्सक्लूडेड यानी ओपन ब्रैकेट का साइन। उसके बाद बच्चों दूसरा है वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों जैसे इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करते ही इक्वेशन का साइन देखिए रिवर्स हो गया, आपकी स्क्रीन पे देखिए, चेक करिए, एक इक्वेशन का साइन रिवर्स हो गया है। और रिवर्स होते ही आप फिर इसका आंसर वेवी-स्क्वायर पैटर्न से निकाल सकते हैं, वो आएगा माइनस वन टू वन। और इक्वल टू जीरो भी चाहिए तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। अब बच्चों आपको क्या लेना पड़ेगा, इनका इंटरसेक्शन। इन दोनों आंसर्स का आप बच्चों क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन लेने का तरीका बच्चों हमने बता रखा है कि दिस इज वेरी इजी पार्ट इंटरसेक्शन, कि सबसे पहले आप दो नंबर लाइन बना लीजिए और नंबर लाइन बना करके अपने सॉल्यूशंस को बना लीजिए और उसके बाद देखिए कॉमन सॉल्यूशन क्या निकल के आता है। तो बच्चों जब आप कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, तो उसको हम नो सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं या नल सेट भी लिख सकते हैं। नो सॉल्यूशन या नल सेट या फाइव भी लिख सकते हैं। कई बच्चों को कंफ्यूजन है कि नल सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बच्चों नल सेट को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और नल सेट को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये दो वे हैं, या तो आप फाइव लिख लीजिए या तो आप कर्ली ब्रैकेट बना करके उसको खाली छोड़ दीजिए। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है नल सेट के। अब मेरी बात ध्यान दीजिएगा, मैंने कई बच्चों की कॉपी में देखा वो नल सेट्स का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कर रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये नल सेट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग।
अगर आपको नल सेट का रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप सिर्फ फाई लिखेंगे। अगर कर्ली ब्रैकेट बना करके अंदर फाई डाल देंगे तो वो नल सेट नहीं कहलाएगा, बल्कि ये कहलाएगा कि उस सेट के अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है फाई, सिंगलटन। ठीक है। तो हाँ, तो ये एक सिंगलटन सेट कहलाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये सिंगलटन सेट है जिसका एक एलिमेंट है जिसका नाम है फाई। तो दिस इज अ रॉन्ग मेथड। मैं आपको फिर से बताता हूँ, कभी भी नल सेट्स को आपको इस तरह से नहीं लिखिएगा, क्योंकि मैंने कई सारे बच्चों की कॉपी में चेक किया हुआ ऑलरेडी, वो इसी तरह से लिख रहे हैं। तो मैंने आपको सही वे लिखने का तरीका बता दिया है, लेकिन अगर आपको तब भी नहीं आता है तो आप नो सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन एक्स नहीं है। तो आपको सॉल्यूशन अब तक पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसने भी पूछा था। तो ये डाउट किसका था, उस बच्चे को समझ में आ गया? यस या नो में रिस्पॉन्स करिए। ओके, किसी का तो था, मेरे को भी नाम भी नहीं याद है, शायद मिश्का आपका था ना, मिश्का? यस सर। ओके, ठीक है। तो मिश्का, आपको डाउट समझ में आ गया कि मैं दोबारा बता दूं? आप चेक कर लो एक बार। सर आ गया। आ गया, ठीक है, ओके। तो सर, बच्चों ये जरूर याद, हाँ यस बेटा बताइए। थर्ड का 6 पार्ट बता दीजिए सर, लॉग वाले में। ओके, तो बच्चों डाउट्स आपको एक दिन पहले भेजने होते हैं, तो आप उसको आप एक दिन पहले भेजा करिए। मैंने उस दिन भी आपको क्लियर किया था कि जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछने होंगे, तो डाउट्स आपको एक दिन पहले मेरे को टेलीग्राम करने होंगे, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं जो हम लोग को आज की क्लास में करना है, वरना हम लोग डाउट्स ही करते रहेंगे। तो डाउट्स आपके जितने भी आपने मेरे को सेंड किए थे, वो सारे डाउट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। वंस अगेन मैं आपको फिर से आपके डाउट्स दिखा देता हूँ जो आपको पीडीएफ, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स आपके मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है। इसमें आप अभी चेक कर लो, और अगर नहीं आ रहा है तो अभी भी बता दो। और मैंने जैसा कि बताया कि लॉग वाले जितने भी क्वेश्चन है इंटीग्रल पार्ट वाले, कि लॉग का इंटीग्रल पार्ट वगैरह कैसे निकालते हैं, उसका मैं एक छोटा सा वीडियो मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर है। पहले मैं आपको वो भेजूंगा, पहले आप वो जरूर देखिएगा, उसके बाद ही कोई लॉग का क्वेश्चन आप हमसे पूछिएगा। क्योंकि लॉग का क्वेश्चन अगर डायरेक्टली आप लास्ट वाले हमसे पूछेंगे और पहले वाले नहीं किए हुए हैं, तो आपको 100% वो समझ में नहीं आएंगे। इसलिए जरूर उस वीडियो को देखिएगा, फिर अपना आप डाउट देखिएगा, तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग के सारे डाउट्स जो आपने भेजे थे वो मैंने क्लियर कर दिए। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मेरे को जानकारी में आया कि आप लोग से अभी कुछ काम नहीं हो पा रहा। दिस इज अ चेन रूल। व्हाट इज चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल? दिस इज अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। अब सबसे पहले अगर हम लोग चेन रूल की तरफ चलते हैं, डायरेक्टली चेन रूल की तरफ, तो चेन रूल्स की तरफ चलने से पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं। तो डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले हर बच्चे को तो पता ही होंगे कि क्लास 11th में डिफरेंशिएशन के सारे बेसिक फॉर्मूले आपको बताए गए थे। तो इससे पहले बच्चों कंपलसरी ये है कि डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। वो ना पता है तो वो पहले मेरे को बता देना, ओके। तो आप में से कोई कुछ बच्चा पूछना चाह रहा है? क्या पूछना चाह रहा है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द चेन रूल। तो बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अगर हम इसको चेन रूल से करेंगे या हमें इसको डिफरेंशिएशन करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कैसे करते हैं जरा उसको देख लीजिए पहले आप। तो बच्चों अगर कोई सामान्य पुरुष है, मान लो धरती पे कोई सामान्य पुरुष है, और अगर उससे पूछा जाए कि बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जन्म लेते ही बच्चा बता देता है, हाँ हाँ, तो जन्म लेते ही बच्चा बता देता है कि सर इसका डिफरेंशिएशन तो cos x होता है। अब दिक्कत कहाँ आती है कि अगर हम साइन एक्स के एक्स को किसी और से रिप्लेस कर दें, मान लो साइन के एंगल को मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, साइन के एंगल को मैंने एक्स क्यूब लिख दिया, साइन के एंगल को मैंने cos x लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो आप कहोगे सर यहाँ पर एक टर्म प्रॉब्लम कर रहा है और उस टर्म का नाम है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों जो चीज प्रॉब्लम करती है उसको आप u मान लेते हैं या आप t मान लेते हैं अपने मन में। जो चीज प्रॉब्लम करती है उसको आप u मान लेते हैं या t मान लेते हैं अपने मन में, ठीक है। और उसके बाद लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन u। क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू साइन u। जरा सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, ऐसा ना हो कि आप धोखे में रहें और आपको चेन रूल आता ही ना हो। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन u,
ठीक है, क्योंकि मैंने x स्क्वायर प्लस 1 प्रॉब्लम कर रहा था, उसको मैंने u मान लिया। ठीक, अब बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं अकॉर्डिंग टू एकेडमिक प्रोग्राम्स, हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हम लोग इस तरह से लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों यहां से आ जाता है dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx, क्योंकि बच्चों हमें फाइनली डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ साइन u। सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर मैंने अभी कोई भी स्टेप नया नहीं किया, जितना आपको पता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx है और राइट हैंड साइड में लिखा है d बाई dx ऑफ साइन u। अब बच्चों अगर साइन u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में होता तो आप cos u लिख देते, लेकिन यहाँ साइन u का डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सर हम यहाँ पे du से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ताकि हम साइन u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में कर पाए। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। तो बच्चों ये जो स्टेप होता है du से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला, और अगर आपने t माना होता तो dt से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला, इसी स्टेप को करते हैं बच्चों चेन रूल। यही स्टेप जो है बच्चों चेन रूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू साइन u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में हो जाएगा cos u इंटू डी बाई dx ऑफ u। u क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, u है आपका x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा cos u, u है बच्चों x स्क्वायर प्लस 1, और बच्चों x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो बच्चों आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे निकल आया है कि आपने किस तरह से साइन x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन किया विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। आंसर आपके सामने है। अगर आपको किसी भी स्टेप में अभी भी प्रॉब्लम है तो वो आप हमको बता सकते हैं, क्योंकि आगे चल के हम सब इनके शॉर्टकट यूज करेंगे। ठीक है, पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए बिगिनिंग लेवल पे कि चेन रूल क्या है। ऐसा ना हो कि हम सब फटाफट करते चले जाएं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन और आपको पता ही ना हो कि चेन रूल लग कैसे रहा है। ओके बच्चों, यहां तक सभी बच्चों को होपफुली समझ में आ गया होगा। किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम, कोई भी बच्चा जिसको चेन रूल ना आता हो वो अभी भी बता सकता है। कोई भी बच्चा, निकिता, अभय, अनंत, अंजस, आस्था, अवरल, आयुष, कोई भी बच्चा सिंगल जिसको ना पता हो भी चेन रूल, वो मेरे को बता सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में डिफिकल्ट करता चला जाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद। तो बच्चों अगर आपने ये समझ लिया है तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए कि मैं यहाँ पर बार बार यूज क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बार बार चेन रूल लगा के आपको समझाने नहीं वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ अपने मन में, जैसे मैंने लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जो प्रॉब्लम करता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्रॉब्लम कर रहा है तो हम उसके मन में t मान लेते हैं या u मान लेते हैं, हम अपने मन से ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हम लिखते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू साइन t का हो गया cos t, और जिसको t माना था उसका फिर से कर दो, रिजल्ट आ गया साइन t का cos t, और जिसको t माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दो। यही तो आपने किया है, इसी को चेन रूल कहते हैं। अगर आप इसको स्टेप वाइज दिखाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, इसलिए आप इसको स्टेप वाइज ना दिखा करके सीधा डायरेक्टली जैसे हमने बताया वो शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। अब बच्चों सबसे बड़ा जो आप लोग ने कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है, जैसा कि मैंने देखा, वो कंफ्यूजन जरा समझिएगा आप कहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, वो भी आप समझ लीजिएगा। एक मिनट जरा, दिस इज एग्जाम्पल। बच्चों जैसे मैंने लिखा है y इज इक्वल टू log sin x, क्योंकि डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जो भी आप अपनी टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं वो ज्यादातर आपके पास एनसीईआरटी, आर डी शर्मा कुछ भी हो सकती है। उन टेक्स्ट बुक में जो लॉग लिखा रहता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, उसका बेस वहां पे बच्चों ई होता है, उसका बेस वहां पे ई होता है। क्योंकि बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ log x को 1/x लिख रहे हो और ये फॉर्मूला अगर पढ़ रहे हो
तो बच्चों ये फॉर्मूला होल्ड तब करता है जब आपका बेस ई होता है। ये बात आप समझने की कोशिश करिएगा, लेकिन आपकी जो एकेडमिक बुक्स है उसमें उस बात को ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों ये आप जरूर याद रखिएगा कि अगर लॉग का बेस ई है तो आप उसको ln(x) भी लिख सकते हैं। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, अगर लॉग का बेस ई है तो आप उसको ln(x) भी लिख सकते हैं, ln(x), ठीक है, ये दोनों लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपसे डिफरेंशिएशन ln(x) का पूछा जाए तो आप 1/x ही बताएंगे, ठीक है। लेकिन आपकी जो एकेडमिक बुक्स हैं वो आपको इस तरह से क्वेश्चन देंगी, वो कहेंगी y = log sin x है, इसको डिफरेंशिएट करो। तो बच्चों ये log sin x जो दिया जा रहा है इसका बेस ऑटोमेटिक है कि उसका बेस e है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में ये तभी पॉसिबल है जब log का बेस e होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो सभी बच्चे इस डाउट को क्लियर कर लें, जो आप लोग ने डाउट अभी तक बना के रखा है, ये वाला डाउट। तो इसमें अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप हमको अभी बता सकते हैं कि log का बेस अगर e होता है तो हम उसको ln(x) कहते हैं, ठीक है। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में हर जगह ln ही होता है, लेकिन आपको कहीं कहीं log लिखा हुआ दिखाई दे तो आप ऑटोमेटिक मान लीजिएगा कि उसका बेस e है, तभी वो डिफरेंशिएट हो सकता है, वरना वो नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे, बहुत देर तक समझा दिया। अब बच्चों आपको ये डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको हाँ यस, तो बच्चों आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। अभी भी कुछ बच्चों को नहीं आता है, तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, इसके बाद मैं इसमें रफ्तार पकड़ दूंगा। तो बच्चों दिस इज द डिफरेंशिएशन है। तो बच्चों अगर आप कहेंगे कि सर अगर log x का होता है तो हम 1/x लिख देते, लेकिन यहाँ x की जगह sin x है, सर sin x को हम मान लेते हैं t या u मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा y, हाँ हाँ यस यस, तो ये हो जाएगा log बेस eu। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ log बेस eu, इसको इस तरह से लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल लगाने के लिए जैसा कि आपको बताया कि du से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, दिस स्टेप, यही स्टेप बच्चों चेन रूल होता है, इसी स्टेप को ही चेन रूल कहते हैं, यही चेन रूल को इंडिकेट करता है। अब बच्चों बन जाएगा ये dy/dx = log u का 1/u, और u है बच्चों आपका sin x इंटू d/dx ऑफ sin x। sin x का हो जाता है cos x, तो cos x अपॉन sin x होता है बच्चों cot x। आंसर इज cot x। तो मेरे ख्याल से, हाँ मेरे ख्याल से सभी बच्चों को डिफरेंशिएशन का चेन रूल ये तो समझ में आ ही गया होगा। ओके, ऐसा कोई बच्चा जिसको अभी भी चेन रूल में प्रॉब्लम है तो वो मेरे को अभी भी बता सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ आपको अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन वो अच्छे क्वेश्चंस आपसे तभी हो सकते हैं जब आपको प्रॉपर तरीके से ये पता हो कि व्हाट इज द चेन रूल, कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बच्चों अब आपके सामने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंशिएशन के, वो ऐसे बनते हैं कि अगर आपके पास इफ y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, इफ y इज इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर n, ध्यान से देखिए, अगर आपके पास दिया है इफ y इज इक्वल टू, ब्रैकेट में इतना बड़ा सा टर्म दिया है होल पावर n, तो आपको करना है प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू ny अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ध्यान से देखिए बच्चों, आपको ये प्रूफ करना है dy/dx इज इक्वल टू ny होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको करना है। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डिफरेंशिएशन वगैरह आता हो तो उसको करना स्टार्ट कर सकते हैं, और जिसका आ जाए मेरे को बता दें। करना आप ही को है, स्टार्ट करिए डिफरेंशिएशन करना। और अगर जिन बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से आता है या जो कर चुके हैं बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में, तो आप उनको एक काम दे देता हूं मैं, उनको y इज इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर इंटीग्रल, आपको इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। आपने हमसे पूछा था कि सर ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स, साइन पे अगर इंटीग्रल पार्ट हो तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो जिन बच्चों को
ये क्वेश्चन हो जाता है तो वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। यस सर, हो गया। तो बच्चों आपको इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। अगर आपसे ये हो जाता है काफी अच्छी तरीके से, जरा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। विद दिस क्वेश्चन, अभी तक काफी सारे बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है उसको लिखेंगे और उसमें लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u की पावर n। ये जो बच्चों अंदर ब्रैकेट में बड़ा सा जो टर्म लिखा है उसको u मान लीजिए। तो u की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा nu n माइनस वन। तो n u क्या है आपका, जो मैं लिख रहा हूं बड़ा सा ब्रैकेट के अंदर उसको मैंने u मान लिया है, nu n माइनस वन। ठीक, और जिसको u माना था बच्चों उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो दिस इज x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अब ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n टाइम्स, जरा ध्यान दीजिएगा, n टाइम्स x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n माइनस वन। और जिसको आपने डिफरेंशिएट किया है वो आ जाएगा x का 1 हो जाएगा। और रूट u का डिफरेंशिएशन देखो बच्चों, चेन रूल के अंदर चेन रूल लग रहा है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप u मानिए, और रूट u का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट u। रूट u का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट u, और जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और एक कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। जरा ये स्टेप देखिए कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये स्टेप ना समझ में आया हो? रूट एक्स का बच्चों डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, इसलिए रूट यू का 1/2 रूट यू, और जिसको u माना था उसको मैंने फिर से कर दिया। ठीक है बच्चों, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। तो ये बच्चों बन गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n टाइम्स, इसको अभी आप एज इट इज लिख दीजिए, होल पावर n माइनस वन, और ब्रैकेट में एलसीएम वगैरह बच्चों आप लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ तक के सारे स्टेप्स आपको क्लियर होना चाहिए, ऐसा कोई स्टेप नहीं जो आपको समझ में ना आए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको दो बेस सेम नजर आ रहे हैं। ये देखिए, जो बेस इसका है वही बेस इसका है। जब बेस सेम होता है तो बच्चों पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, ऐड हो जाती है। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n टाइम्स x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n माइनस वन प्लस वन। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो ये बचा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n। और बच्चों वो आपका एक्चुअली में क्या है, y, क्योंकि क्वेश्चन में उसको y का नाम दिया गया, तो आप उसको y से रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा y
होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज द आंसर। मतलब उसको आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, जो आपको प्रूफ करना था वो निकल के आ गया। तो बच्चों आपको यही प्रूफ करना था। तो बच्चों पहले आप चेक कर लो कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया, पहले आप उसको क्लियर कर लो अभी भी। ओके, तो निकिता समझ में आ गया बेटा तुमको? अंजस समझ में आया बेटा? अंजस डोकोनिया? यस सर, समझ आ गया। ओके, आयुष? यस सर, आ गया सर। ओके, हजीफा समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, ठीक है। ऋषिका, रक्षित, ठीक है, सबको समझ में आ गया तो फिर तो अच्छी बात है। मैं आगे कंटिन्यू करता हूं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। अभी भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो चेन रूल को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं ये आपको 100% अब क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरह से चेन रूल को अप्लाई करना होता है। ठीक है, ओके। तो बच्चों मैंने आपको दूसरा काम दिया हुआ है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमने आपको दूसरा काम दिया है y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स। कितने बच्चों से बन गया? y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स। तो बच्चों मैंने आपको इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का मतलब तो बताया ही है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है। उसका ग्राफ एक स्टेप फंक्शन होता है, सीढ़ी नुमा बनता चला जाता है। अब बच्चों यहाँ पर आपको साइन एक्स का इंटीग्रल पार्ट लेना है, यानी कि पहले एक्स पे इंटीग्रल पार्ट था तो हम एक्स को वेरी करा रहे थे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे वेरी करा रहे थे और आपकी लाइंस बनती चली जा रही थी। y इज इक्वल टू वो 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। क्या आपको याद है ग्राफ कैसे बना था y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का? उसी तरीके से बच्चों आपको y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन x का ग्राफ बनाना। कैसे बनाएंगे अब तक आपको आइडिया मिल गया होगा, लेकिन बच्चों यहां पर एक छोटी सी बात यह है कि बेचारा साइन एक्स जो होता है वो एक्स की तरह थोड़ा ना ट्रीट करेगा कि वो 0 से 1 भी जा रहा, फिर 1 से 2 भी जा रहा है ना, 2 से 3 भी जा रहा। बेचारा साइन एक्स की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही घूमती रहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो साइन एक्स की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में ही घूमती रहती है। तो पहले आप साइन एक्स का ग्राफ बना लो। देखो हम साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। ये देखो बच्चों आपकी स्क्रीन पे साइन एक्स का ग्राफ बन रहा है, और बनाने के बाद हम इसका क्या लेंगे अभी? इंटीग्रल पार्ट। तो बच्चों ये साइन एक्स का ग्राफ आपके सामने बन के तैयार हो गया। किसी को प्रॉब्लम अभी तक? साइन एक्स का ग्राफ सभी बच्चे जानते हैं। तो दिस इज 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। इसके बाद क्या आता है बच्चों? मैंने कैसे सिखाया था बताइए? 5π/2, 3π, -π/2, -π, -3π/2। ये पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको लिखना बताए थे कि मन में nπ/2 एज्यूम करके आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? ऊपर होता है 1, नीचे होता है -1। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले तो ये बताइए किसी का बन के तैयार हुआ है? तो मैं उससे पूछ लूं एक बार। ओके, देखो किसी का बन के तैयार नहीं हो पाया है। जितने भी बच्चे हैं कोई भी नहीं बना पाया है। तो बच्चों पहले मैंने आपको बताया था कि आपको y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ जरूर क्लियर होना चाहिए, तभी आप y इज इक्वल टू साइन x का इंटीग्रल पार्ट का ग्राफ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप देखिए बनाने का तरीका किस तरह से बनेगा। इधर देखिए, तो बच्चों इंटीग्रल पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स। जरा साइन एक्स देखो कैसे वेरी कर रहा है। इधर देखो बच्चों, साइन एक्स को हम वेरी करा रहे हैं। ये देखो बच्चों स्क्रीन पे साइन एक्स पहले कैसे वेरी कर रहा है? 0 से 1।
तो बच्चों जब साइन एक्स 0 से 1 वेरी करेगा, ध्यान से देखो, जब साइन एक्स आपका 0 से 1 वेरी करेगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 0। ये बात समझ में आती है? जब कोई वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? 0। तो बच्चों सबसे पहले जब साइन एक्स 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो आप y इक्वल टू 0 बनाओ तो कहां बनाओगे? बनाओ तो उसको, तभी तो आपका ग्राफ बनेगा। तो कहोगे सर ये है y इक्वल टू 0, देखो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है। लेकिन y इज इक्वल टू 0 कब तक बनाना है? जब साइन लाई करता है 0 से 1 तक, यानी 1 पे एक्सक्लूड कर देना ये चीज। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से ग्राफ का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं। अब बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं ग्राफ का दूसरा पैटर्न लेते हुए। अब देखो बच्चों कलर चेंज कर दिया। अब साइन देखो कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 1 से 0। देखो ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, साइन एक्स कहां से लाई कर रहा है? 1 से 0, ठीक है ना। जब साइन एक्स 1 से 0 के बीच में लाई करेगा, अगर कोई नंबर 1 से 0 या 0 से 1 के बीच में लाई करे, बात तो एक ही है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट अगेन क्या आएगा? 0। उसका इंटीग्रल पार्ट अगेन क्या आएगा? 0, क्योंकि मैंने बताया था कि दोनों में जो कम होता है वही इंटीग्रल पार्ट होता है। तो कोई नंबर अगर 1 से 0 के बीच में लाई करे या 0 से 1 के बीच में लाई करे, बात तो एक ही है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 0। यानी आपके पास फिर से क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 0। ये देखो y इज इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ पे एरो बना देना, ठीक है। तो बच्चों ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ग्राफ किस तरह से बन रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ही ने हमसे पूछा था कि सर x इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हो तो ठीक है, तो साइन x पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हो तो कैसे करेंगे। तो अब मैंने आपको समझाना चालू किया है, तो अब आप समझो भी तो उसको। फिर से देखो जिनको कुछ नहीं समझ में आया, आगे बढ़े हम। इधर देखो, अब साइन देखो मेरा पेन देखो मेरा कहाँ चल रहा है, ऑरेंज कलर का पेन। अब साइन आपका 0 से -1 के बीच में लाई कर रहा है। तो बच्चों अगर आपका साइन कहाँ लाई करता है? 0 से -1, तो दोनों में कौन नंबर कौन सा है? -1। तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -1। हाँ, तो y इक्वल टू -1 का बनेगा। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया, y इज इक्वल टू -1। तो बच्चों यहाँ पर जो साइन एक्स है वो लाई करता है -1 से 0 के बीच में, तो उसका इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो y इज इक्वल टू -1 होगा, लाइक दैट। तो बच्चों जो ओरिजिनल ग्राफ है ना आपका, वो स्ट्रेट लाइंस हैं, जो मैं अभी आपको बना के फाइनली दिखा दूंगा। फिर से देखो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो दोबारा देखें। देखो बच्चों, अब साइन एक्स कहां से लाई कर रहा है? कहोगे सर -1 से 0, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट के लिए दो इंटीजर्स के बीच में लाई कराना पड़ता है। तो अब कहां लाई कर रहा है? -1 से 0। 2π पे उसकी वैल्यू क्या है? 0। तो -1 से 0 के बीच में अगेन उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -1। तो -1 कैसे बनाओगे? y इक्वल टू -1, ये y इक्वल टू -1, और यहाँ पे उसको एक्सक्लूड कर लेना। ठीक है, तो y इक्वल टू -1 मैंने ले लिया है। मेरे ख्याल से अब आप ग्राफ का पैटर्न समझ गए होंगे, क्योंकि अब ये फिर से वैसे ही रिपीट करेगा। ये देखो दोबारा, फिर ये लाई कर रहा है 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच में फिर इसका ग्राफ क्या कहलाएगा? y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0, ये देखो y इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों ये ग्राफ अब ऐसे चलता चला जाएगा, फिर यहाँ पे फिर ऐसे चलता चला जाएगा। तो बच्चों अगर आप रियलिटी में देखना चाहते हो वो ग्राफ है कहाँ, तो मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि बाकी सारा ग्राफ तो वो नहीं है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स जो है वो बच्चों सिर्फ इतना ही है, ये जो आपके सामने बना है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स। तो मैंने उसको 0 से 3π/2 तक आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आया कि समझ में नहीं आया? सर यस बेटा बताइए। सर π/2 पे तो वैल्यू 1 लेगा ना इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स। क्या कह रही हो बेटा? सर π/2 पे इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 1 होगी ना? π/2 पे
यस सर। हमें साइन एक्स को देखना है बेटा, पाई बाई 2 को नहीं देखना है। इंटीग्रल पार्ट एक्स पे नहीं है, इंटीग्रल पार्ट साइन एक्स पे है। तो आप साइन एक्स को पुकारिए, तो साइन एक्स को पुकारना है आपको। और साइन एक्स कहां पर है? साइन एक्स आपका ग्राफ है, जो साइन एक्स है वो आपका ग्राफ है। तो सबसे पहले ग्राफ को देखिए 0 से 1। तो जब ग्राफ 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब साइन एक्स 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? y इज इक्वल टू 0। वो तो हमें पता ही है कि वो पाई बाई 2 पे 1 है, उसमें कौन सी नई बात है। हमें पाई बाई 2 पे 1 थोड़ा ना देखना है, हमें साइन एक्स पे इंटीग्रल पार्ट लगा है, यानी साइन एक्स हमको देखना है। साइन एक्स कहां दिख रहा है? साइन एक्स ग्राफ है, ग्राफ को देखना है। यानी ग्राफ कैसे कैसे आपकी वैल्यूज ले रहा है इंटीजर, उस पे देखना है। -1 से 0 होगा तो -1 हो जाएगा, 0 से 1 होगा तो 0 हो जाएगा, और 1 से 2 तो होता ही नहीं है कि हम y इक्वल टू 1 बना दें, है ना। आपका ग्राफ 1 से 2 के बीच में तो लाई नहीं करता है कि हम y इक्वल टू 1 बना दें। तो आपको बेटा ग्राफ देखना है, ग्राफ को देखो कि ग्राफ कैसे कैसे किस इंटरवल में अपनी लाई कर रहा वैल्यू। तो 0 से 1, फिर 1 से 0, फिर 0 से -1, फिर -1 से 0, इस तरह से चल रहा है। तो समझ में आया बेटा? सर जब आस्था x की समझ में आया? वैल्यू पाई बाय 2 होगी तब तो इंटीग्रल पार्ट 1 होगा ना। x की वैल्यू पाई बाई 2, हाँ x की वैल्यू पाई बाई 2 डाल देंगे तो साइन पाई बाई 2 बन जाएगा। साइन पाई बाई 2 इज 1, और 1 का इंटीग्रल पार्ट तो 1 ही होता है। सर वो शो नहीं किया है ना ग्राफ में। अरे ये तो इसका मतलब y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ही आपको नहीं पता है। बेटा हम एक समय पे जो इंटरवल लेते हैं, उस इंटरवल में एक ही इंटीजर लिया जाता है। ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि y की वैल्यू 0 भी आ जाए और y की वैल्यू 1 भी आ जाए। भाई आप क्या कहना चाह रहे हो? y की वैल्यू हम 0 भी लिख दें और y इक्वल टू 1 भी लिख दें, तो ग्राफ कैसे बनेगा? क्योंकि 0 से 1 के बीच में उसका इंटीग्रल पार्ट तो 0 ही होगा ना। तो 1 को तो मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है। हम 0 से 1 में वैल्यू क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं। अगर हम इंटीग्रल पार्ट के अंदर कह रहे हैं 0 भी है 1 भी है, तो फिर तो आंसर 0 भी आएगा, फिर 1 भी आएगा। तो ग्राफ एक पॉइंट पे तो दो चीजों का ग्राफ एक ही जगह पे थोड़ा ना बन जाएगा। रिजल्ट तो एक बार में एक ही इंटीजर आएगा ना, कई सारे इंटीजर्स थोड़ा ना आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका मतलब आपको इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का ही ग्राफ अभी तक नहीं पता है, तो आप साइन एक्स का इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ फिर तो नहीं बना पाओगे। क्योंकि साइन आपको बेसिक इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ मैंने काफी देर तक बताया था, शायद आप उसको पढ़े ही नहीं हो या तो आपको याद नहीं है। ये मैंने आपको ग्राफ बताया था, तो उसमें मैंने क्या लिखा था? एक्स लाई करता है 0 से 1, दिस इज 0 से 1। तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? 0 ही तो मैं लिखता हूँ दोनों में कम वाला। मैं ये थोड़ा ना लिखता हूँ कि x जो है 0 भी और 1 भी है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो एक बार में एक ही इंटीजर वैल्यू लेगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि एक बार में दो इंटीजर वैल्यूज ले लेगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का रिजल्ट एक यूनिक इंटीजर होता है, और आप कहना चाह रहे हैं कि दोनों इंटीजर ले लीजिए, पाई बाई 2 पर 1 आ रहा वो भी ले लीजिए और 0 आ रहा वो भी ले लीजिए। सर पाई ये बाय बात 2 पे आपको 0 समझनी थोड़ी है। ना आएगा। हाँ बेटा क्या कहना चाह रहे हो? क्या नहीं समझ में आया? बताओ बेटा। सर पाई बाय 2 पे 0 थोड़ी आएगा, पाई बाय 2 पे तो 1 ही आएगा। हाँ तो उसमें हम क्या करें बेटा? फिर बताओ आगे क्या करना है। सर पाई बाय 2 पे 1 वैल्यू शो नहीं किया, उसके पहले के एंगल्स की वैल्यू 0 से 1 होगी तो वो शो किया है। पाई बाय 2 ओके पे बेटा, तो दोनों जगह आप एक काम एक्सक्लूडेड कर है। लेना बेटा, आप y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का पहले ग्राफ आप देख लेना। जब वो आप समझ लो, वो एक बार आप उसको रिवाइज कर लेना, फिर हमसे इसको दोबारा पूछना, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हैं। y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का आपको पहले ग्राफ पता होना चाहिए, वो समझने के बाद ही आप यहाँ पर आ सकते हो, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, आपको सब बाउंस करेगा। इसके बाद आप y इज इक्वल टू कॉस एक्स का इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी नहीं बना पाएंगे। तो पहले आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि y इज इक्वल टू साइन एक्स के इंटीग्रल पार्ट से पहले आप y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आइएगा।
तो उसको आप एक बार देख लीजिए, जब वो आपको न समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, फिर आप इसको देखिए, और तब ये भी ना समझ में आए तब हमको बताइएगा, तो मैं आपको क्लास में दोबारा बताऊंगा, यानी आप हमको नेक्स्ट टर्न पे दोबारा बताइएगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? तो सुमित, तुम्हें समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ सर, ये ओके क्लास में हो गया था हमारी। ओके, हो चुका है ना, ठीक है, ठीक, ओके। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हम लोग, ये तो आपका डाउट था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। एक छोटा सा डिफरेंशिएशन है, लेकिन उसमें जो आपके द्वारा ये सर आपकी साउंड बंद हो गई है। सर आपकी साउंड बंद हो गई है। ओके बच्चों, ये डाउट आप लोग की तरफ से आया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है इस क्वेश्चन का। तो आप लोग ने जो सॉल्यूशन भेजा है, ज्यादातर लोगों ने, वो सॉल्यूशन आपका गलत है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन के लिए आप मेरे को बता रहे हो कि सर इसको पहले रैशनलाइज कर दो। तो इसको रैशनलाइज नहीं करना होता है ब्रैकेट के अंदर। अगर आप इसको रैशनलाइज कर दोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसको रैशनलाइज करके डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है बच्चों। इसको क्या करना होता है, पहले आपको सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे बाहर लिखा हुआ है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स के अंदर आपको tan का ही टर्म बनाना होगा, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा थीटा हो जाता है। tan इनवर्स tan थीटा थीटा हो जाता है। तो tan इनवर्स के अंदर आपको tan से ही मिलता जुलता टर्म बनाना होगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आप जो सॉल्यूशन भेज रहे हो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, उसमें कह रहे हो कि इसको रैशनलाइज करो। तो बच्चों ये अमूमन क्वेश्चन रैशनलाइज करने पर काफी ज्यादा बड़े हो जाएंगे और आप कर ही नहीं पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। इसलिए आप इसको करने के लिए क्या करोगे, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ऐसी ट्रिक यूज करोगे। ये काफी सारे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। ये शुरुआत में आपको अजीब लगेंगे, उसके बाद थोड़े दिनों में बहुत ही कॉमन हो जाएंगे। तो बच्चों क्या करते हैं इसमें, किसी को आइडिया है? जो 1 है उसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स। साइन एक्स को लिख देते हैं 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो सभी बच्चों को ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होने चाहिए। मैंने किस तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया। 1 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का मतलब ये होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ये हो गया। अब हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। डिनोमिनेटर में जाकर के फिर सब कुछ यही लिखेंगे। तो आप दोबारा फिर से लिख सकते हैं अपने आप से, जरा लिख लीजिए डिनोमिनेटर में अपने आप जाकर के दोबारा फिर से लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, ये बड़ा सा ब्रैकेट बना करके डिनोमिनेटर में आप दोबारा लिख लीजिए। जरा सभी बच्चे दोबारा लिख लें अपने आप से, इसमें तो हम नहीं लिख पा रहे हैं। जैसे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर, मतलब वही सारी टर्म्स से आप दोबारा रिपीट कर लो भाई, इस तरह से लिख लो। ठीक है, तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह के टर्म्स को। एक ही जैसे टर्म ऊपर नीचे लिखे, बस प्लस और माइनस का अंतर है। अब बच्चों एक ही झटके में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ लिखा क्या है, ये लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर एक बड़ा सा टर्म लिखा हुआ है,
उसको आप क्या लिख सकते हैं, इसमें cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। फिर दूसरा टर्म लिखा है, उसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। फिर आप डिनोमिनेटर में आ जाइए, डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे सेम चीज, cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। क्वेश्चन इज वेरी इजी, बस अंदर जो होता है थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अब सारे टर्म बाहर निकल आएंगे, तो ये हो जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू प्लस cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। अब चेक करो पहले यहां तक टर्म्स क्लियर है? अभी मैंने कुछ भी ऐसा खास काम नहीं किया है, लेकिन एक खास काम इसमें जरूर हुआ है जो आपको अंदाजा तक नहीं लग रहा है और ना आप पूछ पा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं भी थोड़ी देर में वो एक खास काम इसमें क्या हो गया है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले टर्म्स इससे कैंसिल हो गए, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये बन गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या बन गया 2 cos x बाई टू अपॉन 2 sin x बाई टू, दैट मीन्स cot x बाई टू। ठीक है, तो अगर बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो ये cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। तो बच्चों हम लोग cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। कहोगे सर ऐसा लिखा क्यों? ऐसा इसलिए लिखा कि tan इनवर्स से tan क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। tan इनवर्स से tan क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, और ये बच जाए पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, ये बन जाए। अब बच्चों आपको डिफरेंशिएशन देखो कितना आसान हो गया है। डिफरेंशिएशन करोगे तो पाई बाई टू का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स बाई टू का माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। आपका आंसर निकल करके आ गया। दिस इज अ बेसिक डिफरेंशिएशन थी नीचे, तो बस आपको शुरुआत में क्या करना था, आपको वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा करके, टर्म्स आपको बड़े ही भले बड़े बड़े दिख रहे हैं लेकिन है काफी छोटे टर्म। नीचे कर दीजिए तो। हाँ बिल्कुल कर देना। अब बच्चों मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं यहाँ पे, जो आप आगे भी यूज करोगे। यस बेटा बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही, बताइए बेटा। बेटा क्या करना चाह रही है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अगर sin x बार 2 प्लस cos x बार 2 कहते तब भी हो जाता है। हाँ अभी देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जरा वो ध्यान से सुनिएगा, इस बच्चे ने वो बात पकड़ ली है। अगर sin x बार 2 प्लस cos x बार 2 कहते तो भी हाँ, तो हो जाता क्वेश्चन। हाँ मेरी बात सुनो ध्यान से जो हम बता रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, चाहे हम लिखते हैं b प्लस ए का होल स्क्वायर, तो बात एक होती है। तो बच्चों एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लिखते हैं sin x बाई टू प्लस cos x बाई टू, क्योंकि दोनों ही प्लस हो रहे हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो रूट के बाहर आकर के चाहे sin x बाई टू प्लस cos x बाई टू लिख दो, चाहे cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू लिख दो। फर्क कहां पड़ेगा ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस वाले पार्ट पे जो अभी मैंने जस्ट आपकी स्क्रीन पे एक सर्कल से इंडिकेट किया था। फर्क कहां पड़ेगा, इस वाले पार्ट पे। तो बच्चों ये क्या होता है जरा उसको समझ लीजिए कि हमेशा आप cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, न कि आप sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर लिखेंगे। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, और इसका इंटरप्रिटेशन काफी छोटा सा होता है। इसका इंटरप्रिटेशन काफी छोटा सा होता है। अगर आप एक ही एक्सिस में साइन एक्स का और कॉस एक्स का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको उस ग्राफ से क्लियर होगा। तो देखो बच्चों ये साइन एक्स का ग्राफ है,
और बच्चों ये cos x का ग्राफ है आपकी स्क्रीन पे। मैं दोबारा बनाता हूं, अभी मैंने sin x का बनाया था, अब देखो मैं दोबारा बना रहा हूं। दिस इज cos x का ग्राफ आपकी स्क्रीन पे बच्चों बनाया, ठीक है। और बच्चों अगर आप एक छोटा सा इंटरवल कंसिडर करो, क्योंकि ज्यादातर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहते हैं, तो एक छोटे से इंटरवल में यानी कि 0 से π/4 में, क्योंकि π/4 पर दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2, तो अगर आप 0 से π/4 में चेक करोगे तो 0 से π/4 में किस ग्राफ की हाइट ज्यादा है आप बता सकते हो? ये है y इज इक्वल टू cos x और ये है y इज इक्वल टू sin x। क्या आप बता सकते हो कि दोनों ग्राफ में किस ग्राफ की हाइट ज्यादा है? तो आप कहोगे सर cos x की हाइट ज्यादा है, sin x की हाइट कम है। इधर ध्यान दो, मैं आपको इसमें लाइन से भी दिखा रहा हूं। देखो 0 से π/4 में कोई एक नंबर ले लो, जैसे ये एक पॉइंट ले लिया ग्रीन कलर का, उस पे साइन की वैल्यू ये है और उसी सेम पॉइंट पे कॉस की वैल्यू देखो ये है, हाइट ऊपर है उसकी। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि cos x की वैल्यू sin x से हमेशा बड़ी होती है। आपको कोई ये इतना डीप में जाके बताए या ना बताए, लेकिन अगर हम एक छोटा सा इंटरवल कंसिडर करते हैं, बाय द वे आपको इंटरवल हमेशा ही 0 से π/4 का ही होगा, तो उस इंटरवल में हमेशा आप क्या लिखोगे? cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों आपको ध्यान देना होगा, ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट होता है कि आपके पास कभी भी cos x और sin x के परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बारी आए तो आप हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर रूट के बाहर आकर के होता है cos x माइनस sin x, ठीक है। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान देनी होगी, और ये रिजल्ट हम ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता है? मॉड एक्स होता है। आपको ये भी पढ़ाया गया होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का रिजल्ट मॉड एक्स होता है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और वो ऑलवेज पॉजिटिव कब हो सकता है? जब हम cos x माइनस sin x लिखें, है ना कि sin x माइनस cos x लिखें। तो जिन बच्चों को ये कहानी समझ में आई तो ठीक है, और यदि कहानी नहीं समझ में आई तो आप इतना ही याद रख सकते हो कि आप हमेशा cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर लिखोगे, न कि sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। सर ये क्वेश्चन मैंने आज लगाया था। ओके गुड, ये क्वेश्चन आज लगाया था सर, कॉट इनवर्स था बस। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आपको वो बात समझ में आ गई होगी इतनी देर तक जो मैंने अभी काफी देर तक समझाई आपको। तो सभी बच्चों को ये बात हमेशा याद रखनी होगी जो मैंने चिल्ला चिल्ला के बताई है, और यदि आप भूल जाते हैं तो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग होती है तो भी आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद। और आपके पास आज का एक क्वेश्चन फिर से है, वो क्वेश्चन सभी बच्चों को करना है, वो भी अगेन डिफरेंशिएशन का है। जरा देखिए डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इफ sin y is equal to x sin a plus y, then prove that dy by dx is equal to sin square a plus y upon sin a। ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी थर्ड क्लास होती होगी, तो थर्ड क्लास तक पहुंचते पहुंचते आप थोड़ा थक भी जाते होंगे, तो अगल बगल में कुछ खाने के लिए अपने लिए जरूर रख लिया करिए। तो बच्चों आपके पास गिवन है इफ sin y इज इक्वल टू x sin a प्लस y, तो आपको प्रूफ करना है dy by dx इज इक्वल टू sin स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin a। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको कई जगह मिलने वाला है इन फ्यूचर, इसलिए आज इसको कर ही लीजिए क्योंकि आपको काफी बार ये क्वेश्चन हर जगह मिलेगा। ओके रिशिका कर रही हो बेटा इस क्वेश्चन को? यस सर। ओके सर इससे पहले वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ अभी दिखाते हैं, वेट। इसके पहले वाला क्वेश्चन ये है, और आप अभी घबराइए नहीं, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हम लोग और भी कर लेंगे। अभी पूरा साल पढ़ाई करने के लिए, तो जस्ट आपने वो क्वेश्चन मैंने कराया है जो आपने भेजा था किसी ने। सर नीचे कर दीजिए।
हाँ हाँ मैं कर दे रहा हूँ, ये देखो। तो बच्चों जरा इस क्वेश्चन पे आप जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हर बुक में आपको मिलेगा, हर जगह मिलेगा, इसलिए अब आप इसको समझ ही लीजिए एक बार। बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को अपनी तरीके से करेंगे तो ये क्वेश्चन होगा नहीं। चक्कर ये है कि आप सोच रहे हो कि प्रोडक्ट रूल से करें, आपको निकालना फाइनली dy बाई dx है, और dy बाई dx जो निकालना है वो भी आपको दिया है, तो जो एग्जैक्टली निकालना है वो आपसे निकलेगा नहीं, जल्दी फंसने लगेगा। तो बच्चों कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमारे पास y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया रहता है और हम dy बाई dx तुरंत निकाल लेते हैं चेन रूल लगा के, लेकिन कभी कभी y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं दिया रहता है, जैसे यहाँ पर नहीं दिया है। ध्यान दो, यहाँ पे आप y को सेपरेट नहीं कर सकते, यहाँ पर आप y की वैल्यू निकाल नहीं सकते हो इन टर्म्स ऑफ x, लेकिन कहोगे सर उल्टा काम तो हम कर सकते हैं। हमने कहा क्या? कहोगे सर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y तो जरूर निकाल सकते हैं, x की वैल्यू होगी sin y अपॉन sin a प्लस y। ये तो सर काम हम कर ही सकते हैं कि x की वैल्यू तो हम जरूर निकाल सकते हैं, है ना। और सर x की वैल्यू निकालने के बाद अब क्या करेंगे? हमने कहा पहले अगर हम y की वैल्यू निकालते थे तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो dy बाई dx आता था। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली है तो हम दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। So this is dx upon dy is equal to, let's start with नीचे वाला into d by dy of, okay, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, और अगर नहीं पता है तो कोई मेरे को बता दे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो डिवीजन फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का हर बच्चे को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मेरे को बता दे, मैं बता दूंगा। नीचे वाला फंक्शन इंटू डी बाई डी वाई ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू डी बाई डी वाई ऑफ नीचे वाला फंक्शन। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा अब आपको। होल डिवाइडेड बाय, यस बेटा, ओके, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ये क्वेश्चन फॉर्मूला होता है, नहीं पता है तो आप मेरे को बता दो भाई, मैं दोबारा बता दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो dx अपॉन dy आपका निकल रहा है, दिस इज sin a प्लस y, sin y का डिफरेंशिएशन cos y माइनस sin y, sin a प्लस y का हो गया cos a प्लस y। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, आप y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए आपको दोबारा चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा मत लिख दीजिएगा कि a प्लस y का फिर से करेंगे तो a का 0 हो जाएगा, y का dy बाई dx हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अगर हम a प्लस y का फिर से करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो a का 0 होगा और dy बाई dy 1 हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे चेन रूल में sin a प्लस y का जब आप करेंगे तो cos a प्लस y आएगा, लेकिन अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो dy बाई dx फिर से आता, लेकिन आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dy बाई dy ऑफ y 1 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है सभी बच्चों को? तो बच्चों ये नीचे तो एज इट इज है, वो तो कॉपी करना है। अब बच्चों ध्यान से देखो, dx अपॉन dy, इधर ध्यान दो बच्चों, देखो क्या लिखा हुआ है। बच्चों इधर ध्यान दो, अगर कोई क्वेश्चन इसके पहले वाला समझ में ना आए या कोई भी समझ में आए तो उसके पीछे मत पड़ जाना, ऐसा ना उसके आगे वाला ही ना आए। इधर ध्यान दो, कोई भी एक क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो उसको स्किप करके दूसरा समझा करो। इधर देखो, sin a cos b माइनस cos a sin b, देखो sin a cos b माइनस cos a sin b, कुछ याद आया? कहोगे ये सर फॉर्मूला होता है, ये होता है sin a माइनस b। अब देखो क्वेश्चन एक बार में रिड्यूस हो गया और आपको जो प्रूफ करना था वो एक बार में प्रूफ हो गया। ये था करने का स्टैंडर्ड मेथड, इसी से आप करेंगे और ये क्वेश्चन आपको काफी बार एग्जाम्स में क्या बहुत जगह मिलने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो जाइए, आपको काफी जगह ये मिलेगा।
तो बच्चों आपका आ गया dx अपॉन dy इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। और बच्चों अगर आप दोनों तरफ फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन। होपफुली आपको ये डिफरेंशिएशन समझ में आई होगी। जो प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर दिया है। तो बच्चों जो प्रूफ करना था मैंने वो प्रूफ कर दिया।